नमस्कार। उत्तर की काशी क्लासेस बागेश्वर में आपका स्वागत है और मैं भुवन जोशी। उत्तराखंड समूह ग की जो परीक्षाएं होने वाली हैं, जो होंगी, जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनके बारे में हमने इसके सिलेबस के बारे में आपको बता दिया है। और सिलेबस के बारे में पहले हमने हिंदी भाषा के सिलेबस के बारे में आपको बताया कि हिंदी भाषा से वो क्या क्या पूछेगा, क्योंकि 20 नंबर वो हिंदी भाषा से हमसे पूछने वाला है। और उसके बाद उत्तराखंड के सिलेबस जो 40 नंबर का है उसकी भी डिस्कस हमने कर दी है। सिलेबस आपको बता दिया गया है, सिलेबस की वीडियो हमने डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिए, हमारे फेसबुक पेज पर भी है, फेसबुक ग्रुप पर भी है, और भुवन जोशी के प्रोफाइल पर भी वो वीडियो अपलोड हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी वो सारी वीडियो हैं। आज बात हम करने वाले हैं हिंदी की क्लास शुरू कर रहे हैं, और हिंदी की क्लास में आज पहला पार्ट है, और हिंदी की क्लास का वेलकम आज से हम कर रहे हैं। तो भाषा का परिचय के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हिंदी भाषा को पढ़ना है, और इसकी में काफ़ी जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं, और एक दो क्वेश्चन आपके लिए भी तैयार रहेंगे इस एग्ज़ाम के। उसके बाद ये वीडियो समाप्त होने के बाद हम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में इसके अभ्यास प्रश्न डालेंगे, जहाँ आप इस वीडियो को देखने के बाद उन अभ्यास प्रश्नों का आंसर देंगे, तो इससे हमें पढ़ाई हमारी और मजबूत होगी। चलिए पढ़ जाते हैं हिंदी भाषा। अब हिंदी भाषा का सामान्य परिचय हम पढ़ने जा रहे हैं। ये हिंदी भाषा का सामान्य परिचय पढ़ने, तो पहली बात है भाषा शब्द की उत्पत्ति। ये हमें जानना जरूरी है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हमें पता होना चाहिए कि भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो भाष धातु से हुई है, और जिसका अर्थ क्या है, विचार प्रकट करना। अब यहाँ एक भाष धातु जिसका अर्थ है विचार प्रकट करना, यानी भाष शब्द का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। और जो ये धातु है, ये धातु का प्रयोग जो है वो संस्कृत में होता है, मूल भाषा में होता है। यानी मूल भाषा संस्कृत को कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है, इसलिए इस धातु का प्रयोग मूल भाषा में किया जाता है। और मूल भाषा का तात्पर्य संस्कृत साहित्य से। एक चीज़ पकड़ना, भाष यानी भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, यही आपका पहला प्रश्न होगा। और मूल भाषा निम्न में से कौन है, ऐसा आपके सामने अगर आता है तो तब आप कहेंगे संस्कृत, यानी संस्कृत मूल भाषा के रूप में जानी जाती है, और इसी ने सभी भाषाओं को जन्म दिया है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, और जिसका अर्थ है विचार प्रकट करना। और ये विचार होते क्या हैं, इस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। विचार क्या होते हैं, देखिए, विचार मनुष्य के मन की अध्यात्मक इकाई होती है। मतलब विचार, आपके पास भी विचार हैं, मेरे पास भी विचार हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपके क्या विचार हैं, और आपको नहीं पता कि मेरे क्या विचार हैं। तो हमें इन विचारों को समझना होगा। अगर विचार हमें जब पता चलने के लिए या पता करने के लिए बोलना पड़ता है, जब बोलेंगे तो तब आवाज़ आती है। इसका मतलब क्या है, अगर आवाज़ आ जाती है तो फिर वो भाषा बन जाएगी, लेकिन अभी ये सिर्फ विचार है। तो विचार क्या होते हैं, अध्वन्यात्मक इकाई होती हैं। ये अध्वन्यात्मक शब्द को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ये अध्वन्यात्मक क्या है, ये आपको समझना है। इसमें 3 शब्दों का योग है। एक आप देख रहे होंगे अ, और एक देख रहे होंगे ध्वनि, और एक देख रहे होंगे आत्मक। 3 शब्द इसमें हैं, यानी अ एक उपसर्ग है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस अ उपसर्ग का जहाँ जहाँ भी प्रयोग होगा ये उपसर्ग के रूप में, वहाँ वहाँ इसका अर्थ नहीं के रूप में लिया जाता है। और वहीं जो ध्वनि है, इस ध्वनि का अर्थ हो गया आवाज़, और आत्मक का अर्थ होता है प्रकट करना। आत्मक का अर्थ होता है प्रकट करना। मतलब अ माने नहीं है, ध्वनि जिस आवाज़ प्रकट करने वाली जो चीज़ है, यानी अ माने नहीं है, ध्वनि माने आवाज़, प्रकट करने में आवाज़ नहीं है तो वो विचार है, प्रकट करने में आवाज़ नहीं है तो वो विचार है। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा कि मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई होती है, विचार निम्न में से है। तो ध्यान देना, विचार मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई होती है। और फिर विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं वह भाषा है। बिल्कुल, विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करेंगे वही भाषा कहलाई जाएगी। अगर हम समझने की कोशिश करें कि कुछ लोग यहाँ पर हैं और कुछ लोग यहाँ पर हैं, यहाँ एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, यहाँ भी एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, विचार यहाँ पर भी हैं। ध्यान देना, विचार यहाँ भी हैं और विचार यहाँ भी हैं। अब ये व्यक्ति के विचार इस व्यक्ति तक पहुँचने हैं या इन व्यक्तियों के समूह तक पहुँचने हैं, और इन व्यक्तियों के विचार इन व्यक्तियों तक पहुँचने हैं या इन व्यक्तियों के समूह तक पहुँचने हैं। तो यहाँ से यहाँ विचार पहुँचाने के लिए हमें एक माध्यम चाहिए, एक
साधन चाहिए। तो जिस माध्यम या जिस साधन से हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के समूह तक पहुंचाएंगे तो वो हमारी भाषा कहलाई जाएगी। तो भाषा की एक परिभाषा आपके सामने बन गई है कि भाषा क्या है। भाषा एक ऐसा साधन या माध्यम है। देखिए, भाषा एक ऐसा साधन या माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी दूसरे व्यक्ति तक या दूसरे व्यक्तियों के बहुत सारे समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ध्यान से सुनेगा, हमने डिस्कस की भाषा क्या है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है और भाष धातु का अर्थ ही क्या है, विचार प्रकट करना। अब धातु संस्कृत में प्रयोग होते हैं, हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ भाष पढ़े। तो भाष का अर्थ हो गया विचार प्रकट करना। विचार क्या है उस पर बात करी तो विचार मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई है। फिर अध्वन्यात्मक शब्द आया तो अध्वन्यात्मक क्या है, ऐसा शब्द है जिसमें आवाज़ नहीं होती है। तो फिर आवाज़ हमें देना है तभी तो भाषा बनेगी। तो फिर हमने क्या किया कि एक व्यक्ति या एक व्यक्ति के समूह से दूसरे व्यक्ति के समूह तक जिस माध्यम से हम अपने बातों को पहुंचाते हैं, अपने मन के भावों को पहुंचाते हैं, तो वहाँ उसको भाषा, उस माध्यम को एक साधन के एक माध्यम या साधन हमको चाहिए होता है, तो वही माध्यम या साधन भाषा है। यानी विचार मेरे अंदर है, आपके अंदर हैं, तो मैं अगर अंग्रेजी में अपने विचारों को कहूँ तो भाषा भी अंग्रेजी हो जाएगी। अगर मैं अपने विचारों को हिंदी में प्रकट करता हूँ तो भाषा भी हिंदी हो जाएगी। और मैं अपने विचारों को संस्कृत में प्रकट करूँ तो संस्कृत भी भाषा हो जाएगी। अब आगे देखिए इसमें क्या है, भाषा की विशेषता। अब भाषा शब्द आपने समझ लिया कि भाषा शब्द की सिर्फ उत्पत्ति समझिए, उत्पत्ति भाष धातु से हुई है और भाष धातु का विचार प्रकट करना होता है। और विचार क्या होते हैं, मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई होती हैं। और अध्वन्यात्मक क्या होता है औ धन ध्वनि धन आत्मक, हमने बताया था औ उपसर्ग है जिसका अर्थ नहीं है, ध्वनि का मतलब आवाज़ है जिसमें नहीं है, तो वो विचार हैं। तो फिर आगे मनुष्य के मन के भाव जब व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम की हमें आवश्यकता पड़ती है वो हमेशा विचार कहलाया जाती है। भाषा एक ऐसा साधन या माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या दूसरे के व्यक्तियों के समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अब ये भाषा की विशेषता क्या होती है इस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहली चीज़ इसमें आप देख लोगे, भाषा प्रतीकात्मक है। बिल्कुल, भाषा का कोई प्रतीक चिन्ह होता है, जैसे ए अंग्रेजी में है तो ओ हिंदी में है। इस तरीके से भाषा एक प्रतीकात्मक है, इसका कोई न कोई प्रतीक अवश्य होता है। और दूसरा है भाषा ध्वनिमय है। बिल्कुल, भाषा में ध्वनि होगी, अगर भाषा में ध्वनि होगी नहीं तो वो विचार बन के रह जाएंगे। अभी हमने बात की थी भाषा ध्वनिमय है। जैसे मैं कुछ भी बात कर रहा हूँ, अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ तो आवाज़ आ रही है, ये ध्वनि है, इसलिए ये भाषा है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो ये हिंदी भाषा, अगर अंग्रेजी में बोलता तो अंग्रेजी भाषा होती। तो आगे देखिए, भाषा का संबंध मनुष्य से है। बिल्कुल, भाषा का संबंध मनुष्य से है क्योंकि इसमें एक आवाज़ होती है। ऐसा नहीं है कि जानवरों में भाषा नहीं होती, उनकी भी अपनी एक भाषा होती है, लेकिन भाषा का संबंध मनुष्य से है। और भाषा अर्जित संपत्ति है। सबसे बड़ी विशेषता ये है, ये वाले आते हैं कि निम्न में से कौन भाषा की विशेषता है या नहीं है, ऐसा आपके सामने आता है तो भाषा अर्जित संपत्ति है। बिल्कुल अर्जित संपत्ति है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो कुछ सीख के नहीं आता है, वो समाज में रहकर ही सीखता है। समाज में रहकर कि मम्मी पापा दादा ऐसा कहना जब छोटा बच्चा वो सीखता है, वो दूसरे को कहते हुए सुनता है तब सीखता है। इसलिए यह एक अर्जित भाषा है। अब अर्जित उसने भाषा कहाँ से की? समाज से, इसलिए सामाजिक प्रक्रिया हो गई, क्योंकि समाज से ही उसका सोशलाइजेशन होता है, सामाजिकरण होता है। और भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं है, बिल्कुल नहीं है अंतिम स्वरूप। क्योंकि आपने देखा होगा अंतिम स्वरूप का मतलब यह है कि हमारी संस्कृत, शुरुआत में संस्कृत थी, संस्कृत के बाद पाली प्राकृत ऐसे करके आती गई और अभी हम हिंदी में हैं। तो इस प्रकार और आगे इसमें परिवर्तन होते रहेंगे। परिवर्तन होने के कारण यह परिवर्तनशील हो गई। परिवर्तन होने के कारण यह परिवर्तनशील होगी। पहले संस्कृत थी, बहुत कठिन थी, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, तो फिर वैदिक ज़्यादा टफ हो गई थी लोगों के लिए, तो लोगों ने लौकिक संस्कृत अपनाया। लौकिक संस्कृत में रामायण महाभारत की रचना की गई। फिर वहाँ से पाली आई, पाली के समय बौद्ध धर्म था। फिर प्राकृत आई, प्राकृत के समय जैन धर्म था। इस तरीके से आते आते आज हम शौर्सनी अपभ्रंश अवहट से हिंदी की तक पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता जो अब आपके सामने आ रही है, भाषा का मानक स्वरूप होता है। अब ये जो मानक शब्द है इसको आपको समझना है। ये मानक शब्द क्या है? मानक स्वरूप का मतलब है कि जिसकी क्या हो, लिपि हो,
यानी जिस भाषा की लिपि हो और जिस भाषा का व्याकरण हो, और जिसकी लिपि हो और व्याकरण हो तो उसको हम मानक स्वरूप कहते हैं। हिंदी भाषा की अपनी लिपि है, व्याकरण है, इसलिए मानक भाषा है। अंग्रेजी भाषा की अपनी लिपि है, व्याकरण है, इसलिए मानक भाषा है। इस तरीके जिस भाषा की, संस्कृत भाषा की अपनी लिपि है, व्याकरण है, इसलिए भाषा है। जिस भाषा का लिपि होगा, व्याकरण होगा, उसी भाषा को हम मानक भाषा के रूप में जानते हैं। आगे देखें क्या है, भाषा को सीखने की आवश्यकता। अच्छा, व्यक्ति जब भाषा को सीखना चाहता है तो उसके लिए उसके अंदर 2-3 महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए। पहली बात तो उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे हमें कोई भी नई भाषा सीखनी है, जब तक मेरे अंदर जिज्ञासा नहीं होगी तब तक मैं उस भाषा को नहीं सीख सकता। आप भी इस ग्रुप सी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपके मन में एक जिज्ञासा आनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये जॉब पानी है, ये नौकरी पानी है, बहुत जल्दी पानी है, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा या करूँगी। तो इसकी ऐसी जिज्ञासा मेरे मन में होनी चाहिए। यानी अगर कोई पानी पीना चाहता है, आप पानी तक तो उसको ले जा सकते हो, पानी नहीं पिला सकते हो। क्यों? क्योंकि जब तक वो पानी पीना नहीं चाहता है। इसलिए आपको के अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए। दूसरा है अनुकरण। ये सबसे बड़ा गुण है। अनुकरण का मतलब अनुकरण का मतलब है नकल। अनुकरण का मतलब है नकल। अब व्यक्ति समाज में एक दूसरे से अनुकरण करते हुए सीखता है। अनुकरण हमें आना चाहिए। कोई कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किस चीज़ को क्या कह रहा है, ये सब अनुकरण के अंदर आता है। और तीसरा चीज़ है इसमें अभ्यास। अभ्यास जरूरी है। आप कितना भी पढ़िए, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप देख रहे होंगे, लिख रहे होंगे, या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, एक ही बार पढ़ा लिखा तो कुछ नहीं। उसका जितनी बार आप ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना वो ज्ञान आपके अंदर स्थायित्व ग्रहण करेगा। इसलिए ये भाषा सीखने के तत्व हैं। आगे देखिए इसमें क्या क्या है, आगे इसकी बात करते हैं। भाषा का विकास क्रम ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है कि भाषा कैसे विकसित होती है। पहले मनुष्य के अंदर सुनने का गुण विकसित होता है, उसके बाद बोलने का गुण विकसित होता है, उसके बाद पढ़ने का गुण विकसित होता है, और उसके बाद लिखने का गुण विकसित होता है। और ये भाषा का विकास क्रम है। बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलने की कोशिश करता है, फिर पढ़ने की कोशिश करता है, फिर लिखने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ विद्वान हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। एक है मारिया मॉन्टेसरी। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी कहती हैं कि विकास का क्रम वो इसको नहीं मानते हैं। सुनना वो भी पहले क्रम पर रखती हैं, बोलना दूसरे क्रम पर रखती हैं, लेकिन तीसरे क्रम पर वो इस लिखने को ले आती हैं और चौथे क्रम पर इस पढ़ने को ले जाती हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये बनेगा कि अगर प्रश्न में मेंशन है कि भाषा का विकास क्रम क्या है, सीधे प्रश्न आता है तो आप ये ऊपर वाला आंसर को सही करोगे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर प्रश्न में मेंशन है कि मैडम मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा का विकास क्रम है, तब आप नीचे वाले को ध्यान देना। कुछ नहीं है, अगर इसको अगर शॉर्टकट में अगर हम इसको लिखना चाहें तो सु बो प ली, ऐसा कह सकते हो आप। सुबोपली। सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, शुभोलिप, शुभोलिप, शुभोलिप। ये है मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार। तो मारिया मॉन्टेसरी ने अंत के जो पढ़ना और लिखने का क्रम था वो इधर उधर कर दिया है। ये आपको जरा ध्यान देना है। तो भाषा का विकास क्रम से एक आपका प्रश्न बनेगा, ध्यान देना। मनुष्य में पहले सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने का गुण होता है। एकमात्र मारिया मॉन्टेसरी एकमात्र ऐसी हैं जो इस क्रम को जरा इधर उधर करते, तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अच्छा, मारिया मॉन्टेसरी हैं कौन, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए सामने फोटो दिख रही है आपको मारिया मॉन्टेसरी की। इनका जन्म 31 अगस्त 1817 को हुआ और मृत्यु 6 मई 1952 को। ये इटली की एक चिकित्सक भी थी और शिक्षा शास्त्री भी थी, और जिनके नाम से आज मॉन्टेसरी पद्धति स्कूलों में चलाई जाती है। क्या होती है वो बाद में आपको बताएंगे। और उनकी शिक्षा पद्धति आज कितने विद्यालयों में है, ये है मारिया मॉन्टेसरी। और ये मारिया मॉन्टेसरी ने कुछ किताबें लिखी हैं बहुत अच्छी, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इन्होंने कुछ किताबों का प्रतिपादन किया है, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो क्या क्या है देखिए, डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, द एब्सॉर्बेंट माइंड, द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड टू एजुकेशन, द ह्यूमन पोटेंशियल, द एजुकेशन फॉर द न्यू वर्ल्ड, द चाइल्ड रिकंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन, ये बहुत अच्छी बुक है इनकी। पीस एंड एजुकेशन, ये भी अच्छी बुक है। व्हाट यू शुड नो अबाउट योर चाइल्ड,
ये बहुत अच्छी बुक है। ये आपको जो अभिभावक इसको सुन रहे हैं वो अपने इनके लिए ये बुक पढ़ सकते हैं। इसमें उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि आप अपने बच्चे के बारे में किस तरीके से जानेंगे, और द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड, यानी चाइल्डहुड के कौन से सीक्रेट हैं जिनको हमें जानना चाहिए अपने बच्चे के लिए, ताकि उसका अच्छे से हम सामाजिक विकास कर सकें, उसका अच्छा सोशलाइजेशन किया जा सकता है। ये बुकें हैं, इन बुकों को आप लिख लेना और इन बुकों से आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए, भाषा के प्रकार, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हम शुरुआत बिल्कुल भाषा के जड़ से कर रहे हैं। भाषा के प्रकार, अब भाषा 3 प्रकार की होती है, ये आप ध्यान देना। किताबों में कहीं कहीं 2 ही मिलेगा, मौखिक और लिखित, सांकेतिक नहीं मिलता है, लेकिन भाषा 3 प्रकार की होती है, आपको याद रखना है। पहली भाषा मौखिक भाषा, दूसरी भाषा लिखित भाषा और तीसरी सांकेतिक भाषा। और जो मौखिक भाषा है ये क्या होती है, ध्यान दो। तो मौखिक भाषा सबसे सरल होती है। ये आपको ध्यान कहेगा कि निम्न में से सबसे सरल कौन सी भाषा है, तो मौखिक भाषा सबसे सरल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सुनते ही हम अर्थ को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे आप रेडियो सुन रहे हैं, अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, मोबाइल से वीडियो देखते हैं, अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, या टीवी देख रहे हैं तब भी अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। जब जब हमको सुनकर अर्थ ग्रहण हम कर रहे हैं, या सामने कोई लेक्चर दे रहा है तो हम सुनते हैं, सुन करके ही अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। तो ये है मौखिक भाषा, ये जो मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। और दूसरी चीज़ है, मतलब मौखिक भाषा का अगर सही अर्थ में अगर आप समझो कि इसमें सुनते ही अर्थ समझ में आ जाता है। दूसरी भाषा है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा का स्वभाव, नीचे देखिए, लिखित भाषा का स्वभाव सरल भी है और कठिन भी है। सरल क्यों है? क्योंकि यदि मुझे अंग्रेजी आती है और आपको भी अंग्रेजी आती है तो आपके और मेरे बीच विचारों का आदान प्रदान बिल्कुल सरल हो गया। यदि मुझे अंग्रेजी नहीं आती और आपको आती है तब आपके और मेरे बीच विचारों का आदान प्रदान कठिन हो जाएगा। क्योंकि लिखित भाषा, ये लिखित भाषा पढ़ करके, यह है जब हम पढ़ करके अर्थ ग्रहण करते हैं तब उसको लिखित भाषा के अंदर, जैसे पत्र पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं, विभिन्न प्रकार के आपकी बुकों से आप पढ़ते हो, तो ये समाचार पत्र और विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं, ये सब लिखित भाषा के उदाहरण हैं। वो सीधे कहता है कि निम्न में से कौन लिखित भाषा का उदाहरण है या नहीं है। तो आपको ध्यान देना है, जहाँ जहाँ पर भी हम पढ़ करके अर्थ ग्रहण करते हैं वहाँ वहाँ पर भाषा का स्वरूप लिखित होगा। और एक और बच रही है इसमें, सांकेतिक भाषा। ये सांकेतिक का मतलब संकेत के आधार पर, यानी संकेत के आधार पर ये भाषा सबसे कठिन है। ये सबसे सरल मौखिक, सबसे कठिन सांकेतिक। क्यों? क्योंकि संकेत, ये देखो, सांकेतिक भाषा सबसे कठिन होती है क्योंकि संकेत और हाव भाव निश्चित नहीं होते। अब मैं ताली बजा रहा हूँ तो मेरे ताली बजाने का अर्थ पता नहीं क्या है। मैं हॉर्न बजाता हूँ, मेरे हॉर्न बजाने का मतलब क्या है, क्योंकि ये तो कोडर और डिकोडर ही जान सकता है। यदि आप अगर मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूँ तो आपने अपने दोस्त से कहा कि मैं आपके घर के नज़दीक आऊँगा और 2-3 बार मात्र ताली बजाऊँगा तो तू समझ जाना कि मैं आ गया। तो उस ताली को सिर्फ उसका दोस्त समझा, बाकी परिवारजन उसको नहीं समझे। क्यों? क्योंकि वो संकेत था, उसमें एक कोडर और डिकोडर था, तो दोनों ही उस भाषा को समझ सके। तीसरे के समझ वो बिल्कुल नहीं आती, इसलिए यह सबसे कठिन भाषा है। संकेत निश्चित नहीं होते हैं, इसलिए सांकेतिक भाषा ये है। अब ध्यान दिए, ये भाषा के प्रकार थे और भाषा 3 प्रकार की है। नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित, नंबर 3 सांकेतिक। यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए जरूर बनेगा, आप इस वाले को अच्छे से देखिए। मौखिक क्या होती है? सरल है क्योंकि सुनते ही अर्थ ग्रहण होता है, और सांकेतिक सबसे कठिन है क्योंकि संकेत निश्चित नहीं होते। जो लिखित भाषा है इसका स्वभाव क्या है? सरल भी है, कठिन भी है। सरल क्यों है मैंने आपको बता दिया, और कठिन क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसलिए आगे का पार्ट हम इसके बाद जारी करेंगे। इसके बाद तुरंत बाद, कुछ समय बाद आपको जल्दी ही आपका इसका अगला वीडियो मिल जाएगा। अगली वीडियो हिंदी भाषा पार्ट 2 के बनाएंगे। इसमें से आप खाली, मैंने इसमें भाषा का परिचय दिया कि भाषा शब्द को मैंने डिफाइन किया, क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, कितने प्रकार की ये होती है, कैसे हम भाषा सीख सकते हैं, इसके बारे में आपसे चर्चा की। तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा। और इसके बाद हम इस चीज़ से जुड़े हुए जो अभ्यास प्रश्न हैं वो अपने इस फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डालेंगे, जहां आप अभ्यास प्रश्नों के आंसर देंगे। और जो आपको नहीं आएगा तो आप कोशिश करेंगे नेट में सर्च करने की। मैंने उत्तराखंड के 3 या 4 अभ्यास प्रश्न डाल दिए हैं ग्रुप में। फेसबुक ग्रुप जो हमारा उत्तर की काशी क्लासेस करके है, और एक सामान्य का भी अभ्यास प्रश्न डाला। आज हिंदी के 3 या 4 या 5 अभ्यास प्रश्न ग्रुप में आएंगे। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो प्रश्न आपको
आएगा तो ठीक है, जो नहीं आएगा आप उसको खोजने की कोशिश करोगे, और जैसे ही खोजोगे, खोजने के बाद आपको जब वो प्रश्न मिलेगा तो वो आपका विजुअलाइजेशन हो जाएगा और आप उसको हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकते हैं और याद ही रहेगा आपको वो। इसलिए जब भी कोई चीज़ है तो उसको खोजो, खोजी प्रवृत्ति आपके अंदर होनी चाहिए। तो इस खोजी प्रवृत्ति के कारण मनुष्य में ज्ञान स्थायित्व होना चाहिए। दूसरी चीज़, एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये बताई जा रही है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें, मन में ऐसा नहीं करिए कि मुझे एक एग्ज़ाम निकालना, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए तैयारी है इसलिए नहीं पढ़ी, बल्कि अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है इसलिए हमको पढ़ना है। तो अगर ऐसे करके आप पढ़ोगे तो आपके ज्ञान में ज़रूर वृद्धि होगी और आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इसलिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। आगे देखिए, ये हमारा पेज है हमारा क्लासेज का। इसमें ये सारे कोर्स जो आपको दिख रहे हैं, समूह वन विभाग, पुलिस कांस्टेबल, कनीय सहायक, उप निरीक्षक, बीडीओ, बीपीडीओ, डीएलएड, सीटेट, यूटेट, नेट, रेलवे ग्रुप डी, इन सब के बारे में जानकारी और इनकी तैयारी कराई जाती है। और जो एकदम गरीब लोग हैं, गरीब मतलब निर्बल कह सकते हैं, गरीब छात्र कुछ होते हैं, घर की आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं होती हैं, इस वक्त तो लॉकडाउन है और अच्छी स्थितियां नहीं हैं, उन लोगों को हम निःशुल्क दे रहे हैं। और कुछ लोगों से कुछ निश्चित फीस लेंगे और फीस बहुत न्यूनतम फीस होगी, इतनी न्यूनतम होगी कि आपको आश्चर्य होगा कि इतने कम फीस में भी कोई पढ़ा सकता है। तो हम पढ़ा रहे हैं, उतने कम फीस में भी आपके लिए देने की कोशिश करेंगे और देंगे, क्योंकि आप सफल हो जाएंगे तो यही हमारी भी सफलता होगी और हमें इसी बात से अच्छा लगेगा। इसलिए आप बिल्कुल तैयारियों में जुटे रहिए। इसलिए अगर ये चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो अच्छी बात है, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर का मतलब ये होता है कि आप ये वीडियो जो आपके दोस्त तैयार कर रहे हैं उसको भी कहीं यार अरे यहाँ से पढ़, ये ठीक है, इस तरीके से आप शेयर कर सकते हैं। और इसमें कोई अगर आपको कमेंट करना है, इस वीडियो में कुछ भी अगर दिक्कत हो रही है या मेरे बोलने में जो मैं बता रहा हूँ काफ़ी तेज़ हो रहा है, अगर मुझे धीरे ही करना है, जो भी सुझाव आपको देने हैं आप इसके कमेंट में दीजिएगा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।